हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। ठीक है। अब फोर्स क्या चीज है? फोर्स क्या चीज है? जब भी हमें कोई काम करना होता है, किसी चीज को उठाना है, ठीक है, तो ये फोर्स लगाना पड़ रहा है, हमें उसके ऊपर बल लगाना पड़ रहा है। किसी चीज को मारना है, पिकिंग, ओपनिंग, किसी चीज को खोलना है, ड्रॉर को खोलना है तो उसको हम खींचेंगे, पुल करेंगे। ठीक है। किकिंग, किक मार रहे हैं बॉल को, हिट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो सब फोर्स के कारण हो रहा है, बल लगाना पड़ता है। अब अपने आप तो ये पेंसिल नहीं उठेगी, इसे चलाने के लिए या इसे उठाने के लिए हमें पुल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा उसे, तो दैट इज फोर्स। उसको फोर्स कहते हैं कि किसी चीज को मूव करने के लिए, उठाने के लिए हमें जो बल लगाना पड़ता है, पुश या पुल देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे आपकी बुक में टेबल बना है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक बुक को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें हमने ये लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, दरवाजे को बंद करने, सॉरी यहाँ नहीं आना था, ये दरवाजे को बंद करने के लिए हम उसको धक्का देंगे, पुश करेंगे। ठीक है। तो ये पुश हुआ। एक पानी की बाल्टी है, उसको कुएं से निकालना है तो हमें पुल करना पड़ेगा, तो पुल के नीचे यस। फुटबॉल प्लेयर है, पेनल्टी किक ले रहा है, क्रिकेट बॉल मार रहे हैं तो उसको पुश कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें कई चीजों को मूव कराने के लिए या तो पुश कर देना पड़ता है या पुल, उसी को फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स की डेफिनेशन आपकी बुक में दी है। इन साइंस, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसको अंडरलाइन कर लो। किसी धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। अब बल तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इंट्रैक्शन होनी चाहिए। इंट्रैक्शन मतलब जैसे ये गाड़ी है और ये आदमी खड़ा है, तो अपने आप गाड़ी को धक्का नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा। फोर्स तभी लगेगी जब दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगी, तभी वो फोर्स अप्लाई होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल ये बताते हैं कि फोर्स तभी लगती है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होनी चाहिए, वो आमने सामने होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक भारी बॉक्स है, ठीक है, तो उसको एक लड़के ने मूव करना शुरू किया, तो बहुत भारी था, उससे नहीं हिला। फिर उसका दोस्त भी आ गया साथ में, दोनों ने मूव करना शुरू किया, तो अब एक ही डायरेक्शन में दोनों का फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों फोर्स जुड़ जाएंगे और बॉक्स पर ज्यादा फोर्स लगेगा और बॉक्स मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लड़का इस साइड धक्का दे रहा है और ये लड़का इस साइड को फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे और बॉक्स के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 रहेगा, है ना, क्योंकि जो इधर को लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लड़का इधर को लगा रहा है, तो वो कैंसिल हो गए, तो वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो ऐड हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस हो जाता है वहां पर। और उसके बाद फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। आप एक बॉल को धक्का दो, आप एक बॉल को धक्का देकर उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसकी मोशन को चेंज कर सकते हो। जैसे कोई चीज रुकी है, आपने फोर्स से उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, अब उसने चलना शुरू कर दिया। या पहले से कोई ऑब्जेक्ट चला हुआ है और आपने फोर्स लगा के उसको रोक दिया, है ना। आप रुकी हुई चीज को फोर्स लगा के चला भी सकते हो और आप चलती हुई चीज को फोर्स लगा के रोक भी सकते हो। आप चलती हुई चीज की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो फोर्स लगाकर। पेंसिल इधर को आ रही है, लेकिन मैंने फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अभी बॉल होती तो मैं आपको बताती, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड को मूव कर दूं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। पहले ये इस साइड को आ रही थी, बट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं?
ये देखो, जैसे ये बॉल है, बॉल इस साइड को जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने स्केल से रोका, उस पर फोर्स लगाया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे हम आटा गूंद रहे हैं, तो आटा गूंदते समय डो बोलते हैं, आटे को बोलते हैं डो। ठीक है, तो आप इसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। साइकिल सीट के नीचे स्प्रिंग होते हैं, जब उस पर फोर्स पड़ता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, रबर बैंड को खींचोगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो फोर्स के कारण हम किसी की शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, तो ये आपने अंडरलाइन कर ले हैं। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स किसी वस्तु को रेस्ट में है, कोई रेस्ट मतलब रुकी हुई है कोई चीज, उसको अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो उसको मूव करा सकता है। ठीक है, मे चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। फोर्स किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी अफेक्ट कर सकता है। कोई बॉल जा रही है, आप जरा सा फोर्स लगा दो, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या चलती हुई चीज को आप और धक्का दे दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड चेंज कर सकता है फोर्स। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है, फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप। फोर्स के कारण शेप चेंज हो जाती है ना, ये बताया मैंने आपको, शेप चेंज हो जाती है। और मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज अफेक्ट्स। तो ये सारे अफेक्ट्स या इनमें से कुछ अफेक्ट जो है वो फोर्स कर सकता है। तो एक फोर्स, एक पुल, एक पुश क्या क्या चेंजेस ला सकता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो फोर्सेस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, आगे टाइप्स दी गई हैं। मेनली फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी आगे दो टाइप्स की हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो इस तरह से आपने एक चार्ट बना लेना है कॉपी पर। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हिंदी में कहते हैं संपर्क बल, असंपर्क बल। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो दो टाइप के हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो तीन टाइप्स के आ गए, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आया? कॉन्टैक्ट फोर्सेस दो टाइप्स के और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तीन टाइप के। तो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पेशीय बल। नाम से ही पता चल रहा है, मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है, हमारे मसल्स के द्वारा। ठीक है, हम किसी काम को करने के लिए जब मसल्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स। किसी चीज को जोर से खींचने के लिए हम मस्कुलर पुल लगा रहे हैं, ठीक है, दैट इज मस्कुलर फोर्स। जैसे बैल यहाँ पर इस गाड़ी को, बैलगाड़ी को खींचने के लिए, इस भार को खींचने के लिए बैल की मस्कुलर पावर यहाँ पर लग रही है। सो मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क्स, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स इसका मतलब है कि जब इसमें दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, एक दूसरे के टच में होने चाहिए। बैल जो है वो इस गाड़ी के साथ टच में है, तभी मस्कुलर फोर्स लगा पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। टच में होने चाहिए, कांटेक्ट में। दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ठीक है, ये भी जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तभी जो है वो घर्षण, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हम ग्राउंड पे कोई बॉल चल रही है, ठीक है, रोल कर रही है, तो कुछ देर के बाद वो अपने आप रुक जाती है कि चलती रहती है? नहीं चलती ना। ग्राउंड पे कोई बॉल चल रही है, रोल कर रही है, कुछ देर के बाद वो अपने आप ही रुक जाएगी बिना रोके। हमने उसको नहीं रोका, बट ग्राउंड ने उसको रोका। ग्राउंड ने कैसे रोका? ये
फ्रिक्शन के कारण, मतलब ग्राउंड में और बॉल के बीच में एक फोर्स लगा जिसने बॉल को रोकने का काम किया, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसके बारे में पूरा लेसन है, नेक्स्ट लेसन में हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो दो कांटेक्ट में जब सरफेसेस होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इसलिए ये भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। गाड़ियां साइकिल है, गाड़ियां हैं सड़कों पे चल रही हैं, ब्रेक लगा के जब रुकती हैं तो ग्राउंड और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तभी वो रुक पाती हैं। हमारे पैरों के बीच और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तभी हम चल पाते हैं और रुक पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस 3 टाइप्स के मैंने आपको बताए। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मैग्नेट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जो भी लोहे से बनी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेट्स हैं। ठीक है, और मैग्नेट्स के एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ होता है। जब नॉर्थ और साउथ ये लिखा भी है इन पे, ये तो जब नॉर्थ और साउथ सामने सामने होते हैं, अपोजिट पोल्स जब इकट्ठे होते हैं आमने सामने, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखो, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं नॉर्थ साउथ। लेकिन जब सेम पोल साउथ सामने होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि दूर दूर भागेगा, दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। ठीक है, और इसको अट्रैक्ट कर जाएगा नॉर्थ को। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने याद रखना है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स, साउथ ले लो या नॉर्थ ले लो, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स दूर से ही लग रहा है, बिना टच किए, है ना, बिना टच किए, देखो दूर से लग रहा है, तो बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए, वो दूर से लग रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट, असंपर्क, बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए। लेकिन जो फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स हमने पढ़ा उसके लिए कांटेक्ट जरूरी होता है, सो उनको कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। और जिनके लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है, दूर से ही लग रहा है, दैट इज वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। उसी की एक टाइप हो गई मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जो रगड़ के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, जो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जब हम किसी को रब करते हैं, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, वो चार्ज जो है वो उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे ये कुछ कागज के पीसीस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो। आपने एक प्लास्टिक का स्केल लेना है और उसको अपने सूखे बालों पर रब करना है, रगड़ना है जोर जोर से, तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे और कागज के ऊपर कुछ और चार्ज होगा, स्केल के ऊपर और चार्ज होगा। तो जब आप उनको स्केल को, इसके रगड़े हुए स्केल को यहाँ लाओगे तो देखो क्या होगा, ये देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं और स्केल से चिपक गए, ये देखो। सो दूर से ही चिपक जा रहे हैं बिना टच किए, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इस टाइप के फोर्स को जिसमें चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये देखो। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एक टाइप है। तो स्केल पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो पेपर पे होगा नेगेटिव चार्ज, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सेम मटेरियल लोगे, जैसे आपने रिफिल लिया, यहाँ तो खैर अट्रैक्शन ही बताई हुई है, स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स बट रिपेल्स इफ इट हैज बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। लेकिन अगर आप दोनों स्ट्रॉ ही लोगे
और उनको रब करोगे आपस में और फिर पास पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे क्योंकि उन पे सेम चार्ज आएगा, ठीक है। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन एन अदर और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये भी दूर से ही लग रहा है बिना कांटेक्ट किए, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स। तीसरा जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है हमारा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि हमारी जो धरती है, जो अर्थ है, वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है एक फोर्स से, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई सेब गिरता है तो वो धरती पर ही गिरता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब भी कोई हम पत्थर ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं, हमेशा नीचे को ही आता है, ऊपर को आसमान में क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि हमारी अर्थ उसको एक फोर्स से अपनी ओर खींचती है और वो फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि बिना टच में आए ये लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये अंडरलाइन कर लो, ये प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। किसी पे एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हमने कोई कील लगानी है, ठीक है, तो कील को दीवार में लगाने के लिए हम उस पे फोर्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब कील को ऐसे लगाएं तो आसानी से जाएगी या उल्टा करके लगाएं तो आसानी से जाएगी? आप बोलोगे ऐसे जाएगी, ऐसे तो आप उसको ठोकते रहो, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, उतना ही कम उस पे प्रेशर जाएगा, उतना ही कम उस पे प्रेशर जाएगा। ये देखो, डिवीजन में जो टर्म होती है, अगर वो ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा और वो अंदर नहीं धंसेगी, ठीक है। लेकिन जितना एरिया कम होगा, एरिया जितना कम होगा उसके ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, तो वो ज्यादा अंदर को इंसर्ट होगी, दीवार में जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब एक कुलिया है, कुली है यहाँ पर, उसने लोड उठाया हुआ है, पॉटर, पॉटर मीन्स कुली, कैरिंग अ हैवी लोड, ठीक है। तो उसने अपने, आपने देखा होगा जब भी आप घरों में कोई भारी सामान उठाते हो, आप ऊपर कोई कपड़ा रख लेते हो, है ना, फिर आपको हल्का लगता है सामान। अगर आप बिना कपड़े के सिर्फ सर पे ही उठाओगे तो भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि कपड़ा रख के आप एरिया बढ़ा दे रहे हो, आपका सिर इतना सा है, कपड़ा रख के आपने एरिया बढ़ा दिया। जब एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, आपकी बॉडी पर प्रेशर कम पड़ेगा। याद रख लो, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये डेफिनेशन है प्रेशर की, इसको अंडरलाइन कर लो। तो इसीलिए क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे प्रेशर कम हो जाता है और इसको प्रेशर कम पड़ता है बॉडी पे, तो इसको चीजें भारी कम लगती हैं। उसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। जो लिक्विड है वो भी प्रेशर डालते हैं। जैसे ये एक्टिविटी में देखो, हमने एक बैलून बांधा हुआ है, जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो वो फूल जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो बलून की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जिससे वो फूल जा रहा है। यहाँ भी देखो, है ना, ये फूल जा रहा है क्योंकि पानी ने प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है। जब आप एक खाली बॉटल में पानी भरोगे और उसमें छेद डालोगे तो पानी प्रेशर के साथ बाहर को आएगा, टिप 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 करके नहीं निकलेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि पानी ने बाहर को जोर लगाया हुआ था बॉटल की दीवारों पर, तभी तो वो ऐसे प्रेशर से बाहर आ रहा है। इसका मीन्स इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि वाटर जो है वो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं जिस बर्तन में रखे होते हैं, ठीक है। दे एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सिर्फ लिक्विड ही नहीं, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। जब हम कोई गुब्बारा फुलाते हैं तो जो एयर हम देते हैं मुंह से, वो गुब्बारे की वॉल पे प्रेशर डालती है और गुब्बारा एक्सटेंड हो जाता है। तो मीन्स एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर।
अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर एयर है, हमारे आसपास जो एयर है वो भी प्रेशर डालती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure। और हमारे आसपास जो एयर है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब कि अगर एयर हमारे ऊपर भी प्रेशर डालती है तब तो हमें भारी फील होना चाहिए था, हम दब जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर एयर हमारे ऊपर डाल रही है, हमारे अंदर भी एयर है, वो भी उतना ही प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में डाल रही है, तो कैंसल हो जा रहे हैं, तो हमें वो फील नहीं होता। आपने ऐसा शक्कर देखा होगा, ठीक है, रबर के होते हैं ये शक्कर, जब इनको दबाते हैं सरफेस पे तो ये चिपक जाते हैं, आप इनको चिपकू भी कहते हो, है ना। फिर बहुत जोर लगाना पड़ता है, वो अलग ही नहीं होता है, छूटता ही नहीं है, देखा आप सबने, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जब हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर जो एयर है वो सब बाहर निकल जाती है। दबाने पर सारी अंदर बाहर निकल गई, सारी एयर बाहर निकल गई। अब बाहर वाली जो एयर है वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, तो इसने इसको दबा के रखा हुआ है, लेकिन अंदर कोई एयर नहीं बची अब, क्योंकि हमने उसको दबाया है, प्रेस किया है। तो अंदर की एयर तो बाहर की ओर कोई प्रेशर नहीं लगा पा रही, सारा प्रेशर जो लग रहा है वो बाहर से अंदर की ओर को ही लग रहा है, इसीलिए इसको छुड़ाना फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही हुआ था एक बार, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया कि हाफ बड़े बड़े गोले लिए, ठीक है, उनको जोड़ दिया और उनमें से सारी एयर बाहर निकाल दी पंप के थ्रू, को जरा भी एयर बीच में नहीं रखी। फिर उसने 7 घोड़े लगाए, 8 घोड़े लगाए, उनको खींचने के लिए, उनको अलग कर, नहीं जोड़ा नहीं उसने, कोई फेविकोल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ उसने 2 गोले लिए, उनके बीच की हवा निकाल दी सारी और रख दिया उनको साथ साथ, और वो इतने पक्के जुड़ गए कि उनको ये घोड़े भी अलग नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे जुड़ गए वो बिना फेविकोल के, बिना किसी मटेरियल के? वो इसलिए क्योंकि अंदर से एयर ही नहीं है, सारी एयर पंप के थ्रू बाहर निकाल दी थी, तो अंदर से कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है बाहर की तरफ को, सारा प्रेशर जो लग रहा है वो केवल बाहर, बाहर तो एयर है ना, तो सारा प्रेशर बाहर वाली एयर ही लगा रही है उसको दबाने के लिए। अंदर एयर है नहीं तो वो बाहर की ओर को प्रेशर लगा नहीं पा रही है, तो वो जुड़े ही रह पा रहे हैं, वो छूट नहीं पा रहे हैं। समझ आ रही है बात? अगर तो दोनों साइड से प्रेशर बराबर लगे तब तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर इसके अंदर एयर हो तो वो भी बाहर की ओर उतना ही प्रेशर लगाएगी जितना बाहर वाली एयर लगा रही है, तो वो फिर कैंसिल हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो जाती है। लेकिन जब सारा प्रेशर बाहर वाली ही एयर लगा रही है तो फिर उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है और कैसे हम उसको, इसके लिए एक्टिविटी के लिए हमने 1 गिलास पानी लिया, पूरा आपने उसको ऊपर तक फिल करना है, उसमें जरा भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, खाली स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपने उसको ऊपर तक फिल कर लेना है। फिर हम एक कागज का टुकड़ा लेंगे और इसको गिलास के ऊपर रख दिया। अब मैं इसको उल्टा करूंगी, ठीक है, और ये देखो कागज नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि अब इस टाइम गिलास के अंदर जरा भी एयर नहीं है, पानी है सिर्फ, सारी एयर बाहर है, सारा प्रेशर बाहर से ही लग रहा है ऊपर की तरफ को, तो जिसके कारण ये चिपका हुआ है। अगर अंदर भी एयर होती तो उसने भी नीचे को प्रेशर लगाना था, जिसके कारण कागज टिकना नहीं था, लेकिन सारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, अंदर गिलास के अंदर जरा भी एयर नहीं है, जिसके कारण ये गिरता नहीं है, ठीक है। तो ये एक के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यहाँ आपका लेसन होता है खत्म। थैंक यू।